नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ रहे हैं विष्णु खरे जी का प्रसिद्ध चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ। यह है आपका चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमारे वीडियो देखें और उन्हें लाइक शेयर अवश्य करें। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2, जो कि कक्षा 12 की आधार की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। उसके गद्य खंड का पाठ 15, विष्णु खरे चार्ली चैपलिन यानी हम सब। देखते हैं लेखक का परिचय। विष्णु खरे जी का जन्म सन 1940 को मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा में हुआ। आपकी विशेष रुचि सिनेमा जगत में रही। सन 1971 से 1973 तक आप विदेश यात्रा पर रहे। इस दौरान आपने चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रसिद्ध फिल्म क्लब की सदस्यता भी ले ली। नव भारत टाइम्स, द पायोनियर, दैनिक भास्कर, हंस, कथा देश जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में आपने सिनेमा विषयक लेख लिखे। देखते हैं आपकी रचनाएं। कविता संग्रह हैं खुद अपनी आंख से, पिछला वाकी, सबकी आवाज पर्दे में, एक गैर रूमानी समाज में। आलोचना है, आलोचना की पहली किताब, सिनेमा पढ़ने के तरीके। अनुवाद किए काले वाला, जो कि फिनलैंड का राष्ट्रीय काव्य है, उसका इन्होंने अनुवाद किया हिंदी में। साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। विष्णु खरे मूलतः सिनेमा विषय के लेखक थे। सिनेमा से संबंधित जो विचार रखते हैं ऐसे लेखक थे। आपने सिनेमा विषयक कहानी, संगीत, निर्देशन आदि पर अपनी रचनाओं के माध्यम से विश्लेषण किया। आपकी रचनाओं को पढ़ते समय पाठक अपने आप को खोया सा अनुभव करता है। आपकी रचनाओं में सिनेमा संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। आपने पात्रों और समयानुसार भाषा का प्रयोग करने में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर दी है। देखते हैं सम्मान और पुरस्कार। आपके साहित्य प्रेम के कारण आपको रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, जो कि फिनलैंड देश का राष्ट्रीय सम्मान है, और मैथिली सेनगुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ का परिचय। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ हमें एक महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य लेखक की दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता है। चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र है। हर देश में कई हास्य कलाकार हुए, पर चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद न बन सके, जिसका सीधा कारण था चार्ली की शख्सियत, जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति के लोगों को अपने से लगते हैं। ऐसे महान कलाकार को सभी अपना कहने में गर्व अनुभव करते हैं। अब देखते हैं पाठ का सारांश। चार्ली चैपलिन का परिचय। पहले देखते हैं पहला बिंदु, चार्ली चैपलिन का परिचय। लेखक के अनुसार चार्ली चैपलिन एक ऐसे हास्य कलाकार हैं जिनकी कलाकारी को लोग 75 वर्षों से देखते आ रहे हैं। चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। ये उस समय की बारे में लिख रहे हैं जब उन्होंने ये लिखा था। उस समय के बच्चे, लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो शायद उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। विकासशील दुनिया में टीवी और वीडियो के आ जाने के बाद एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग चार्ली को हंसते हंसाते देख पा रहा है। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हैं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्में पागलों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक एक स्तर पर और अपने रसास्वादन के लिए साथ देख सकते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। उसका उद्देश्य अपनी कला द्वारा लोगों को हंसाना है,
उसकी दृष्टि में राजा भी उसके समान ही नंगा है। जनता हंसती है और शासन तंत्र कुछ कह भी नहीं पाता। दूसरा बिंदु है करुण और हास्य कलाकार बनने में उसके अनुभव। करुण और हास्य का अर्थ यहाँ पर है, जब हम देखते हैं कि जब किसी कोई गिरता है, पड़ता है, कहीं लगती है, तो हमें उस पर हंसी आती है। तो उसके तौर पर तो करुणा है, लेकिन हमें उससे हंसी आ रही है जब इस तरह के चित्र हम देखते हैं फिल्मों में। सीन देखते हैं जिनमें लोग गिर रहे, पड़ रहे हैं, और हमें उसके कारण हंसी आ रही है। उसी चीज़ को यहाँ बिंदु बनाया गया है। चार्ली एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की अभिनेत्री का बेटा था, मतलब त्याग दिया था उनके पिताजी ने उनकी माँ को, और वह एक छोटी सी अभिनेत्री थी, उनका बेटा था। उसने भयावह गरीबी और अपनी माँ को पागल होते देखा। औद्योगिक क्रांति, पूंजीवादी तथा सामंतवादी समाज से उनका उन्होंने संघर्ष किया। उसकी नानी की तरफ से वे खानाबदोशों से जुड़े थे और पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने उसे बाहरी व घुमंतु चरित्र बना दिया। चार्ली के जीवन पर बड़े बड़े साहित्यकार भी कुछ लिख पाने में सफल नहीं हो सके। उसके जीवन की दो घटना, पहली माँ द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की घटना, जिसमें उन्हें करुणा देखने को मिली, और दूसरी कसाईयों के हाथों छूटकर भागी भेड़ को देखना। इसमें क्या होता है कि एक भेड़ है जिसको कसाई पकड़ना चाह रहे थे, और वो उसको पकड़ते हुए गिरते पड़ते रहते हैं और बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ते। तो जब वो उसके पीछे भाग रहे थे और वो पकड़ नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे, तो छोटे से चार्ली को बहुत हंसी आ रही थी। यहाँ पर उसने देखा, यहाँ हम देखते हैं करुणा और हास्य दोनों चीज देखने को मिलती है। तो जो कसाईयों वाली स्टोरी है, कहानी है, उसे कसाईयों के हाथों छूटकर भागी भेड़ को देखना, उनको जो है दो घटना है जिनको उन्होंने याद रखा। इन दोनों घटनाओं ने उनके जीवन में करुणा और हास्य की भूमिका निभा सकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तीसरा बिंदु है वास्तव में चार्ली होने का मतलब। लेखक ने चार्ली के माध्यम से स्पष्ट किया कि किसी कलाकार में कला के साथ साथ सौंदर्य शास्त्र का पाया जाना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि मानव जीवन में भी यदि करुणा हास्य में बदल सके तो ये सारे दुखों को समाप्त करने वाला है। भारतीय महाकाव्यों में करुणा केवल सद व्यक्तियों के लिए ही नहीं, कभी कभी दुष्टों के लिए भी है। संस्कृत नाटकों के विदूषकों में भी हास्य व करुणा का सामंजस्य नहीं। अपने ऊपर रखकर हंसने हंसाने की शक्ति उसमें है, लेकिन लोग उसे देखें और स्वयं पर हंसें, ऐसी शक्ति उसमें नहीं। जबकि चार्ली में ऐसी शक्ति कूट कूट कर भरी थी। कभी कभी ही किसी को कोई अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार के नाम से कह के ताना देते सुना होगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह देना आम बात है। इसलिए यह बात साबित होती है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर का जोकर या विदूषक है। इसी कारण महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी उनके पास रहना चाहते थे। अगला बिंदु है 4, भारतीय सिनेमा और चार्ली चैपलिन। चार्ली के इस प्रभाव को भारतीय सिनेमा ने भी स्वीकार किया। हमने देखा कि प्रसिद्ध फिल्मकार राज कपूर ने चार्ली के किरदार की नकल अपनी कई फिल्मों जैसे आवारा, श्री 420 आदि में की। इसके बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी ने भी हास्य कला को महत्व देते हुए अपनी फिल्मों में चार्ली की नकल उतारी। आज भी हम जब किसी फिल्म में नायक को झाड़ू से पिटता देखते हैं तो हमें चार्ली चैपलिन की ही याद आती है। चार्ली की फिल्म मूक होती थी, मतलब उनमें डायलॉग्स नहीं होते थे, ठीक है। अधिकांश में भाषा का प्रयोग भी ना के बराबर होता था। फिर भी आज के कॉमेडियन चैपलिन के समान सार्वभौमिक अर्थात पूरे विश्व तक नहीं पहुंच पाए ऐसे कॉमेडियन। सबसे बड़ी विशेषता कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। जो भी देखता है उसको लगता है कि वे अपने ही हैं और अपने आसपास का कोई व्यक्ति है, ठीक है। 5वां बिंदु चार्ली चैपलिन और हम सब। एक होली का त्योहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में स्वयं पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना देने की परंपरा नहीं के बराबर है। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वे अंग्रेजों जैसे दिखने वाले व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। वे जब अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सबसे ज्यादा स्वयं पर हंसता था। इस तरह हम सब भी
जीवन के हर पड़ाव पर चार्ली को याद करके हंस सकते हैं। उसमें आपको अपनी ही छवि दिखाई देगी। मूलतः हम सब चार्ली ही हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, प्रेम और पैसे के चरम उत्कर्ष में जब हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो उसमें हमें चार्ली ही चार्ली दिखाई देता है। तो यह था पार्ट चार्ली चैपलिन यानी हम सब। देखते हैं क्या जाना हमने इस पार्ट से। चार्ली ने हमें हर हालत में हंसना सिखाया है। एक महान अभिनेता को जानने का मौका हमें मिला है। करुणा और हास्य का सामंजस्य हमें चार्ली में देखने को मिलता है। अच्छे हास्य कलाकार के गुणों से हम अवगत हुए हैं। चार्ली से दुनिया भर के हास्य कलाकारों को प्रेरणा मिली है। तो यह था आज का पार्ट चार्ली चैपलिन यानी हम सब। आप देख रहे थे CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि पार्ट को रोचक बनाया जाए। फिर भी आपको अगर इस वीडियो में कोई बात गलत लगी है तो हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।